तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था बैंकिंग सर्विस क्या होता है, बैंक वर्क कैसे करती है, बैंक को पैसे कैसे मिलते हैं, ये सब देखा था हम लोग ने। तो इस वीडियो में देखेंगे बैंक की टाइप्स कौन सी होती है। बहुत तरीके की टाइप्स होती है बैंक की, हम लोग वो देखने वाले हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से 9 है बैंक, मतलब 9 टाइप से बैंक है। लेकिन अगर CBSE का देखें तो उसके 4 या 5 ही है। तो यानी हमारे इधर ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। जो CBSE का पैटर्न है उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ बैंक है 4 है, उसके अंदर भी और थोड़े थोड़े करके है, लेकिन हमारे इसमें डायरेक्टली 9 दिए हुए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला वाला आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब कि एक कंट्री का एक हेड बैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, आपको पता होगा। वैसे हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और वो सिर्फ एक ही होता है, उसके कोई भी मतलब अलग अलग बैंक नहीं होती। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक RBI हो सकता है और कोई बैंक नहीं होगा सेंट्रल बैंक। हो सकता है कि RBI की ब्रांच अलग अलग जगह पे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि RBI, SBI जो भी 2-3 बैंक है वो सब मिलके सेंट्रल बैंक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा कि सेंट्रल बैंक मतलब कि ऐसी बैंक जो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है उसको ऑपरेट करती है। इसका मतलब मैं अगर बताऊँ, फॉर एग्जांपल RBI है, RBI जो है वो सारे बैंक को ओन नहीं करती, गवर्न करती है। मतलब सारे बैंक को बताती है ऐसा करने का है, वैसा करने का है। और RBI कैश भी प्रिंट करती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो जो RBI है वो हेड बैंक बोल सकते हैं आप। सब बैंक जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर उसका हेड बैंक है RBI। तो RBI का क्या बोलते हैं, RBI तो नोट भी प्रिंट करती है, सब कुछ करती है। तो RBI एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो RBI एस्टेब्लिश हुआ था 1945। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है। RBI वॉज एस्टेब्लिश इन 1945। अंडर विच एक्ट? RBI एक्ट 1944। इतना समझ में आ रहा है कि RBI एस्टेब्लिश हुआ था 1945 को अंडर RBI बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI एक्ट मत लिखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944 लिखना। बिकॉज अगर RBI एक्ट लिखते हो तो वहाँ मार्क कट जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944 ऐसा लिखना, अगर आता है तो 1 मार्क के लिए। तो RBI के फंक्शंस क्या होते हैं? फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसीज, जैसे कि मैंने बताया पैसे की पॉलिसीज प्रिंट करते, मतलब पैसे प्रिंट करते, पैसे को यूज़ करने से रिलेटेड पॉलिसी यूज़ करते वगैरह वगैरह, बहुत सारे करते। इशू करेंसी नोट, जैसे कि मैंने बताया करेंसी नोट को इशू करते। मॉनिटरी क्या बोलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी मतलब कि वो यूज़ कैसे करना है, उसको कुछ राइट्स रहते हैं। मतलब कि उसके अंदर एक लिखा हुआ रहता है, मेरे को याद नहीं क्या लिखा रहता है उसके अंदर। उसका मतलब यही होता है कि जिसके पास वो नोट है उसी के पास, मतलब उसके पास हक है कि वो नोट का कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक्ट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया बैंकर ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि वो पूरे क्या बोलते हैं, पूरे का पूरा गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल है। RBI मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो जो RBI है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के रूल मानेगी, तो वो गवर्नमेंट की बैंक है, आप बोल सकते हो। और गवर्नमेंट ने RBI को बनाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा, नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट करो। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक। जैसा कि मैंने बताया हेड बैंक, RBI जो है वो है हेड बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक है। जितने भी बैंक है अपने कंट्री के अंदर उसका हेड बैंक कौन होगा? RBI होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करो। फिर आता है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? जो आप लोकली देखते हो, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC और भी बहुत सारी, तो वो लोकली आप देखते हो। और एक फॉरेन, मतलब इसके अंदर 3 टाइप्स है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और फॉरेन बैंक। तो हम लोग वो तीनों देखेंगे। तो ये जो है कमर्शियल बैंक है वो गवर्न होता है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना। कमर्शियल बैंक इज गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये याद रखना। बिकॉज ये कभी भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर कुछ आया भी नहीं, अगर सपोज कोई मतलब फिलअप वगैरह नहीं आया, तो आप इसको है ना एज अ एक पॉइंट यूज़ कर सकते हो आंसर इन ब्रीफ में, या फिर आंसर द फॉलोइंग में, या फिर शॉर्ट नोट में एक पॉइंट के जैसे इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। फिर आता है, अभी हम लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक का।
प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होती है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनर्स के द्वारा चलाई जाती है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और भी बहुत सारी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी है जो कि प्राइवेट बैंक है। आपने सुना रहेगा कि HDFC प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैंक, तो वैसा होता है कुछ। तो प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैंने एक बात देखी है कि प्राइवेट सेक्टर में ना आपको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट ज़्यादा रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर सेविंग अकाउंट खोल रहे हो तो 10,000 मिनिमम आपको रखना ही रखना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट में खोलोगे या तो कभी ज़ीरो रहते हैं या तो ज़्यादा नहीं रहता, 500 600 या कभी कभी 100 रुपये भी रहते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट बैंक का यही फ़ायदा रहता है कि आप कम पैसे में अपना अकाउंट खोल सकते हो। मतलब मिनिमम बैलेंस रखना जो है ना, लिमिट रहती है ना, वो कम रहती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के अलग फ़ायदे, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अलग फ़ायदे। अभी एक फ़ायदा मैं बताऊँ प्राइवेट सेक्टर बैंक का, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा रहता है कि दोनों अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मतलब अगर आपने किसी से चेक लिया हुआ है और दोनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो मतलब कुछ ही घंटों में हो सकता है आपका जो चेक है वो पास हो जाए। मतलब उधर एकदम फास्ट होता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड्स लगेगा और फिर उसके बाद आपके हाथ में पासबुक भी आ जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक में जाते हो आप तो आपको 1 से 2 दिन लगता है बैंक अकाउंट खोलते, फिर आपका पासबुक आता है और डेबिट कार्ड भी बहुत टाइम बाद आता है। लेकिन ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं होता। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक तो मतलब हाथों हाथ दे देते हैं जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रहते हैं वो। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अलग ही फ़ायदे। खैर वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा कि मैंने बताया, तो प्राइवेट सेक्टर मैंने बताया प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर आपको पता ही चल गया रहेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टेक या शेयर्स बोलते हैं वो गवर्नमेंट के पास रहती है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर ऐसा रहता है कि उसके बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आमतौर पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो बंद नहीं होती है। तो जो क्या बोलते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बंद हो सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर नहीं हो सकती। तो जस्ट इसमें हम लोग को डिफरेंस क्या मालूम पड़ता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट लोगों के द्वारा, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और उसका जो स्टेक्स रहते हैं वो गवर्नमेंट के पास रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब मोर देन 51% स्टेक्स जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के पास रहते हैं। तो अब आते हैं फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ फॉरेन बैंक क्या होता है। फॉरेन बैंक ऐसी बैंक होती है जिसकी ब्रांच इंडिया में, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है वो कहीं और है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी बैंक हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हुरी बैंक, HSBC बैंक, तो बहुत सारी बैंक है। तो मतलब ऐसी बैंक जिसका हेड ऑफिस कंट्री के बाहर है, मतलब इंडिया के बाहर है और उसका जो ब्रांच है वो इंडिया में खुला हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो। फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक। तो नाम से पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक है ये। तो कोऑपरेटिव बैंक जो रहता है वो रजिस्टर होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मतलब कि एक एक्ट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाम का, उसके अंदर रजिस्टर होता है और उसके अंदर वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर होता है। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आता है, तो उसके अंदर वो रजिस्टर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो हमारे पास यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ऑब्वियसली बात हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के डिक्लेयर करिए, मतलब डिसाइड करिए। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको हर जगह पे मिल जाएगी कोऑपरेटिव बैंक। अगर आप गांव में जा रहे हो तो वहाँ मिल जाएगी, सेमी अर्बन में भी मिल जाएगी, अर्बन में भी मिल जाएगी। जो लेकिन ज़्यादातर रहता है वो अर्बन में नहीं मिलती ज़्यादातर, मतलब कि रूरल और सेमी अर्बन के, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी कोऑपरेटिव बैंक एज़ कम्पेयर टू अर्बन। तो क्योंकि सॉरी अर्बन में जो रहते हैं ना उन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो मतलब डिसाइड करते हैं कि या तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाए। उनको कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही नहीं मालूम रहता भी अगर नज़दीकी तो नॉर्मली लोग नहीं खुलाते उसमें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक ये एक ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है इसमें। तो ये इसका मेन एम क्या है कोऑपरेटिव बैंक का। अभी चलो हम लोग ने देख लिया जो RBI है वो करेंसी प्रिंट करती है, चलो ठीक है, वो हेड बैंक है तो वो मतलब ये सबको रूल करेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक
वो पैसे कमाने बैठी है, ऑब्वियस सी बात है। प्राइवेट सेक्टर भी पैसे कमाने बैठी है, फॉरेन बैंक भी पैसे कमाने बैठी है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का ऐसा है कि वो क्रेडिट या फिर लोन देती है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इधर भी मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर मोटिव प्रॉफिट नहीं रहता इसमें। और जो उनके मेंबर्स रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक रहता है, उसके जो मेंबर्स रहते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को वो मतलब सर्विस देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे लोगों को ही सर्विस देती है जो उनके मेंबर्स है। जैसे कि हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा था लास्ट ईयर, अगर आपको याद रहेगा तो उसमें क्या होता है कि वो जो उनके मेंबर्स हैं उन्हीं लोगों को सर्विस देते हैं, दूसरे किसी को नहीं देते। तो कोऑपरेटिव बैंक भी वही होता है कि कोऑपरेटिव बैंक मतलब कि जो उनके जो लोग हैं उन्हीं लोगों को सर्विस देगी। तो इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट लेवल है। तो यहाँ पे सबसे हेड में जो है वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। मतलब कि स्टेट के अंदर कोई एक ऐसा बैंक है, जैसे कि हम लोग ने महाराष्ट्र का देखा, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो वो हेड बैंक है। तो उसके अंदर आते हैं सेंट्रल बैंक, सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी रहती है वो नॉर्मली विलेज, टाउन्स और सिटी तीनों जगह पाई जाती है। आपको समझ में आ रहा रहेगा क्या होता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रहता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट पे एक ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पूना है, पूना एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक ही रहेगा सिर्फ, मतलब एक नहीं रहेगा, उसकी ब्रांचेस रहेंगी, लेकिन वो नाम का एक ही रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना रहेगा बॉम्बे कुछ रहता है, बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक ऐसा कुछ नाम है, मेरे को पक्का याद नहीं है। तो बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सिर्फ है, वो उसके आगे नहीं जा सकती। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी मतलब एक छोटे से विलेज में, एक छोटे से टाउन में या छोटे से सिटी के अंदर एक ही बैंक रहेगी, वो बस। हो सकती है उसकी ब्रांचेस हो, लेकिन वो बैंक रहेंगी एक ही। और स्टेट मतलब कि पूरे स्टेट में वो बैंक रहेंगे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही चलेगी, उसके बाहर नहीं चलेगी। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब IDBI नहीं है, मतलब इसके अंदर आता है IDBI, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये होता है कि वो डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए हुए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI जिसको बोलते हैं, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFC जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे MSFC बोलते हैं। मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स आप बोल सकते हो। तो ये जो बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, नॉर्मली मीडियम और लॉन्ग टर्म ही देती है, और कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म भी देती है, लोन देती है। कुछ बिजनेस इसको जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो उन लोग को वो लोन प्रोवाइड करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है बिजनेस को, तो क्या वो एक्सटेंशन करें और जो हमारा कंट्री है उसको मॉडर्नाइज करें। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इसका मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, उनको हक देते हैं कि वो शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो ही वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंदर आएगी। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर जो बैंक रहती है ना, वो शेयर इशू कर तो सकती है, लेकिन वो खुद के ही मेंबर को कर सकती है, पब्लिक को नहीं कर सकती। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है ना, वो पब्लिक को इशू कर सकती है शेयर। तो मतलब इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लोन देगी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शेयर्स भी इशू करने का क्या बोलते हैं चांस रहता है। परचेस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है वो डिबेंचर्स भी परचेस कर सकती है, बॉन्ड्स भी परचेस कर सकती है। अगर नहीं पता तो SP पढ़ के, ये SP में ये हम लोग को डिटेल में दिया हुआ है। तो फिर आता है एक्सचेंज बैंक। अब नाम से पता चल रहा है कि एक्सचेंज बैंक, तो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब यही होता है, अगर आप फॉरेन से आते हो तो आपने देखा रहेगा कि एयरपोर्ट पे आपको इंडियन करेंसी दी रहती है, और जो वहाँ की करेंसी रहती है वो ले लेते हैं। अगर आप बोलते हो तो मेरे को थोड़ा बहुत रखना है जेब में, तो आपको रखते नहीं देते। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप आए मतलब अमेरिका से या फिर कहीं से भी आए, तो अगर आपके पास मतलब ऐसा है कि आपने थोड़ा बहुत तो करा लिया, मतलब जो एयरपोर्ट रहता है वहाँ पे थोड़ा बहुत अपने एक्सचेंज तो करा लिया, लेकिन बाकी का आपके जेब में या तो बैग में ही पड़ा रहेगा। तो कंट्री के अंदर भी कुछ बैंक्स रहती है जो एक्सचेंज करती है, मतलब डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको देती है। तो इसका एग्जांपल है बैंक ऑफ टोक्यो, और भी बहुत सारे, आप सर्च कर लो गूगल पे।
तो इसका कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है फाइनेंस फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेन की जो करेंसी रहती है उसको एक्सचेंज करती है इनटू इंडियन करेंसी। तो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कि ऐसी कोई कंपनी, लेटर ऑफ क्रेडिट अपना लास्ट ईयर पढ़ा रहेंगे हम लोग को था एसपी में। लेटर ऑफ क्रेडिट में सिंपल मैं मतलब बता दूँ कि ऐसा जो लेटर रहता है जो फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉरेन मतलब मेरे को जापान में ट्रेड करने का, जापान में मैंने कुछ मशीन मंगा ली, तो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करूँगा यहाँ पे और वहाँ पे दूंगा। तो क्या हम लोग की जो करेंसी है वो मैं बता दूंगा कि इतना रुपये है, मतलब जापान इसमें इतना है और इंडिया में इतना है, तो उसके बदले मेरे को मतलब कि क्रेडिट मिल जाए, मतलब फॉरेन की बैंक है उससे हम लोग क्रेडिट मिल जाए, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा कि इशू लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब तो एक लेटर रहता है जिसके अंदर उधार मांगते हैं बैंक से हम लोग। तो हम लोग को अगर फॉरेन बैंक से मांगना है तो पहले हम लोग को एक्सचेंज बैंक में जाना पड़ेगा, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट दो और फिर हम लोग वो बैंक के थ्रू ही फॉरेन में भेजेंगे। तो क्या हम लोग का जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा और फिर हम लोग को वो जो मशीन है वो डिलीवर हो जाएगी और फिर हम लोग लोन का पेमेंट जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। डिस्काउंटेड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपको पता रहेगा बीके में है, अगर याद नहीं तो आप देख लो बीके। रिमिटेंस ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये भी आपको बीके में है, आपको भी देख लो। फिर है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये हम लोग को लास्ट ईयर था। आरआरबीज वर एस्टैब्लिश इन 1975, वो एस्टैब्लिश कभी हुई थी 1975। तो ये आप बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर ही बैंक है लेकिन बहुत बड़े स्केल पे। पब्लिक सेक्टर बैंक है, नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे रहती है ना उससे थोड़ा बड़ा स्केल रहता है उसको। तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक से समझ में तो ये क्या रहेगा कि आरबीआई देती रहेगी, मतलब गवर्नमेंट देती रहेगी 50% से ज़्यादा शेयर्स, और इसमें 50% गवर्नमेंट का रहता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आरबीआई देती है और स्टेट गवर्नमेंट 15% देती है और फिर अलग जो बैंक रहते हैं अदर्स बैंक रहते हैं वो 35% डालती है। अब आपको समझ में आ रहा है रीजनल रूरल बैंक्स में 50% आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक डालती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट डालती है और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक डालती है, मतलब उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ रहता है वो बैंक डालती है। और ये जो बैंक रहती है वो नॉर्मली रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ही रहती है और ज़्यादातर मतलब रहती है अर्बन एरिया में, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन नॉर्मली सेमी अर्बन और अर्बन, क्योंकि इसका मेन जो एम रहता है वो रहता है रूरल डेवलपमेंट करना। तो नॉर्मली वो रूरल में ही रहेंगी या फिर सेमी अर्बन में रहेगी, तो क्या वहाँ पे सेमी अर्बन को अर्बन बना सके। तो वो लोन प्रोवाइड करते हैं किन लोगों को, जिनको एडवांस मतलब कि मॉडर्नाइजेशन लाना है, गाँव को वो थोड़ा शहर में कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह। सेविंग बैंक, ये तो आपको पता ही रह गया। सेविंग बैंक मतलब कि हम लोग जहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे रूरल एरिया में सेविंग बैंक करके अलग से बैंक होती है। सेविंग बैंक नाम नहीं होता, बैंक तो नॉर्मली वही रहती है, तो उसके अंदर सेविंग बैंक की क्या बोलते हैं फैसिलिटी रहती है। इन्वेस्टमेंट बैंक नाम से पता चल रहा है, ऐसा बैंक जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग को कुछ असिस्टेंट मिलेगी कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर आता है स्पेशलाइज्ड बैंक। तो स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब कि ऐसा बैंक जो किसी स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। फॉर एग्जांपल एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, सिडबी, नाबार्ड, ये सब आपको मालूम रहेगा। तो सिडबी मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब कि इंडिया को डेवलपमेंट करने वाला बैंक, वो मतलब कि वो स्पेशलाइज है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड ही काम दिखेगा। नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड दिखेगा और फिर एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से दिखेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा रहेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है लेकिन मैं पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आए। नहीं आ रहा तो कमेंट करो प्लीज़। अभी अपने पिछली वीडियो देखा रहेगा, मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ, तो आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? अगर अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट लाइक करो, तो मेरे को पता चले कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है पूरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना।